कहाँ गायब हो रहे हैं? हेलो। हेलो। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सुप्रभात। और मैं हूं प्रवीण यादव और आप सभी का स्वागत करता हूं हमारी आज की इस केमिस्ट्री क्लास में, जिसमें हम पढ़ रहे थे परमाणु की संरचना के बारे में, एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, तो कल की क्लास को हम थोड़ा सा रिवाइंड कर लेते हैं कि कल के क्लास में हमने कहाँ तक पढ़ा हुआ था। ठीक है, तो कल की क्लास को अगर हम थोड़ा सा रिवाइंड कर लें तो देखिए, कल की क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था, हम लोगों ने स्टार्ट किया था क्वांटम संख्या से। ठीक है, ठीक है, कल की क्लास हम लोगों ने स्टार्ट की थी क्वांटम संख्याओं से, हमने स्टार्ट की थी। ठीक है, तो क्वांटम संख्या क्या होती है? तो हाइजेनबर्ग के निश्चितता सिद्धांत और श्रोडिंगर समीकरण से हमने ये जाना था कि नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन किसी निश्चित कक्षा पर या किसी निश्चित स्थान पर उपस्थित नहीं होते। ठीक है, उसकी स्थिति और उसकी ऊर्जा में हमेशा ही, उसकी स्थिति और उसके संवेग में हमेशा ही अनिश्चितता होती है। ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ यह भी कहा गया कि जो इलेक्ट्रॉन है वह नाभिक के समक्ष कुछ स्थिति पर ही, कुछ विशेष स्थिति होती है और उसकी वह जो इलेक्ट्रॉन होती है वह एक निश्चित ऊर्जा से युक्त होती है। ठीक है, तो ये दोनों ही गुण, इलेक्ट्रॉन की स्थिति और उसकी ऊर्जा, को हम इलेक्ट्रॉन की अवस्था कहते हैं। और इस इलेक्ट्रॉन की अवस्था को दर्शाने के लिए हमें कुछ अ, संख्याओं की जरूरत पड़ती है। इन संख्याओं को हम क्वांटम संख्याएं कहते हैं। ठीक है, ये जो क्वांटम संख्या होती हैं ये चार प्रकार की होती हैं: मुख्य क्वांटम संख्या, द्विगांशी क्वांटम संख्या, या इसी को ऑर्बिटल कोणीय संवेग क्वांटम संख्या भी कहते हैं, चुंबकीय क्वांटम संख्या, और चौथा है चक्रण क्वांटम संख्या। इनमें से जो पहली तीन क्वांटम संख्याएं हैं वह श्रोडिंगर समीकरण से ही हमें प्राप्त हुई हैं। ठीक है, वे श्रोडिंगर समीकरण के अनुमत हल है, जबकि चौथी क्वांटम संख्या हमें स्पेक्ट्रोस्कोपिक प्रमाणों से प्राप्त होती है। पहला हमने पढ़ा था मुख्य क्वांटम संख्या के बारे में। मुख्य क्वांटम संख्या जो होती है वह परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की स्थिति और उसकी ऊर्जा को बताती है। ठीक है, यह जो मुख्य क्वांटम संख्या है इसके द्वारा हमें पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन कौन सी कक्षा में उपस्थित है, इलेक्ट्रॉन कौन से कोश में उपस्थित है, और इसके साथ साथ उसकी ऊर्जा का मान भी पता चलता है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्वांटीकृत होती है, उसकी ऊर्जा के कुछ निश्चित मान होते हैं, जिसकी गणना हम निम्न समीकरण से कर सकते हैं: E is equal to E is equal to माइनस टू पाई स्क्वायर एम ई जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर एच स्क्वायर। यहाँ पर E होती है इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, M होता है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 इंटू 10 टू पावर माइनस 31 किलोग्राम, E होता है इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम, Z होता है परमाणु क्रमांक, H होता है प्लांक नियतांक, जिसका मान होता है 6.626 इंटू 10 टू पावर माइनस 34 जूल सेकेंड, और N होता है एक धनात्मक पूर्णांक संख्या जिसे हम परमाणु क्रमांक कहते हैं, सॉरी, जिसे हम एन होती है एक प्रकार का धनात्मक पूर्णांक संख्या जिसका मान 1 2 3 4 से लेकर के अनंत तक होता है। यहाँ ध्यान रखिएगा कि एन का मान हम कभी भी शून्य नहीं रख सकते, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी न किसी कोश में उपस्थित रहेगा। ठीक है, वो शून्य कोश का कोई भी अस्तित्व नहीं है, कोश स्टार्ट होता है पहले कोश से। ठीक है, तो इसलिए उसका मान होता है 1 2 3 4। उसके बाद हमने पढ़ा था द्विगांशी क्वांटम संख्या। ठीक है, तो यहाँ पर यह कॉन्सेप्ट आया था कि यदि कोई इलेक्ट्रॉन है वह नाभिक के चारों तरफ घूम रहा है, तो जब वह नाभिक के चारों तरफ घूमती है तब उसकी दिशा में परिवर्तन के कारण उसमें भी त्वरण उत्पन्न होता है। ठीक है, जिसके कारण उसका एक कोणीय संवेग उसका भी एक कोणीय संवेग होता है, जो कि मैंने पहले की क्लास में भी बता चुकी है कि जो कोणीय संवेग होता है वह कोणीय वेग और जड़त्व आघूर्ण के गुणनफल के बराबर होता है। अर्थात अर्थात यह जो कोणीय संवेग का मान है यह भी क्वांटीकृत होता है, अर्थात इसकी कुछ विशेष मान होते हैं। ठीक है, अब यह जो कोणीय संवेग होता है वह इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा पर
निर्भर करता है। ठीक है, यदि इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तब उसकी गतिज ऊर्जा होती है, और उसकी गतिज ऊर्जा और उसका जो कोणीय वेग है वह उसी गतिज ऊर्जा पर निर्भर करता है। और यह जो गतिज ऊर्जा है वह इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा पर निर्भर करती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा बराबर होती है गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। तो यह गतिज ऊर्जा इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा पर निर्भर करती है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि किसी भी इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग उसकी ऊर्जा पर निर्भर करता है। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि द्विगंशी क्वांटम संख्या या L का मान मुख्य क्वांटम संख्या n के मान पर निर्भर करती है, क्योंकि मुख्य क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा को बताती है। ठीक है, तो इसे हम इस समीकरण के द्वारा व्यक्त कर सकते हैं, कैपिटल L इज इक्वल टू रूट ओवर L L प्लस 1 इंटू एच अपॉन 2 पाई। यहाँ पर कैपिटल L होता है कोणीय संवेग, यहाँ पर कैपिटल L का मान होता है कोणीय संवेग, स्मॉल l होती है द्विगंशी क्वांटम संख्या, h होता है प्लांक नियतांक। ठीक है, समझ में आया। तो उसके बाद हम लोगों ने इसके बहुत सारे वैल्यू पढ़े थे कि यदि जब n का मान एक जब n का मान 1 होता है तब l का भी मान 1 ही होता है, जिसका मान होता है 0। ठीक है, तब वह निरूपित करता है s कक्षक को। ठीक है, जब l का मान 1 होता है तब वो p कक्षक को निरूपित करता है। ठीक है, p उपकोष को निरूपित करता है। जब l का मान 2 होता है तब वो d उपकोष को निरूपित करता है। ठीक है, जब L का मान 3 होता है तो वो F उपकोष को बताता है। ठीक है, उसके बाद हमने देखा था चुंबकीय क्वांटम संख्या। तो जब हम पहले की क्लास में पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि जीवन प्रभाव क्या होता है। जब हम किसी परमाणु से प्राप्त स्पेक्ट्रम को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र से गुजारते हैं तो उस स्पेक्ट्रम का और पतली पतली रेखाओं में विभाजन हो जाता है, जिसे हम जीवन प्रभाव कहते हैं। ठीक है, तो यह जो जीवन प्रभाव है यह क्यों होता है। तो यहाँ पर परमाणु के क्वांटम यांत्रिकी मॉडल में यह अवधारणा दी गई कि यदि कोई इलेक्ट्रॉन है तब यदि वह नाभिक के चारों तरफ घूम रहा है तब वह ठीक उसी प्रकार चुंबकीय चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है जिस प्रकार एक कुंडली में प्रवाहित विद्युत धारा उत्पन्न करती है। ठीक है, कुंडली का मतलब है कि यदि मान लो एक तांबे का तार है, यदि हम उसकी एक कुंडली बनाएं तो और यदि उस पर विद्युत धारा प्रवाहित करें तो वहां पर भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होती है। तो ठीक वैसा ही चुंबकीय क्षेत्र इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रॉन जब नाभिक के चारों तरफ घूमता है तब ठीक वैसा ही चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। जब हम इस चुंबकीय क्षेत्र को किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में रखते हैं तब वहां पर माना जाता है कि यह चुंबकीय क्षेत्र आकाश में एक विशेष विन्यास प्राप्त कर लेता है। यह जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वह आकाश में एक विशेष विन्यास प्राप्त कर लेता है, जिसका मान भी क्वांटीकृत होती है, अर्थात इसके कुछ विशेष मान होते हैं। ठीक है, और वह निश्चित क्षेत्र जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सबसे अधिक होती है, सर्वाधिक होती है, उसे हम परमाणु कक्षक कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार यह जो चुंबकीय क्षेत्र जो होता है यह जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र होता है, इस बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की जो पतली पतली रेखाओं में विपाटन हो जाता है, अर्थात वो विभिन्न दिशाओं में विन्यसित हो जाते हैं, परंतु इनकी ऊर्जा लगभग समान होती है। थोड़ी अंतर तो होती है, इसीलिए ही उनमें विभाजन होता है, लेकिन लगभग समान होती है। तो इस प्रकार से कक्षाओं की स्थिति को बताने के लिए एक अन्य क्वांटम संख्या की आवश्यकता हुई, जिसे हमने कहा चुंबकीय क्वांटम संख्या। इसे अंग्रेजी के m के द्वारा निरूपित किया जाता है। ठीक है, अब जो m का जो मान है वो द्विगंशी क्वांटम संख्या पर निर्भर करता है। ठीक है, तो द्विगंशी तो L के प्रत्येक मान के लिए m का जो मान होता है वो होता है 2l+1। 2l+1, यहाँ पर l है द्विगंशी क्वांटम संख्या। ठीक है, अब यहाँ पर जो भी मान प्राप्त होता है वह मान होता है -l से लेकर के +l तक, शून्य को लेते हुए -l से +l तक। तो देखिए मैंने यहाँ पर चार्ट में बहुत सारे चार्ट में मैंने उदाहरण लिया हुआ है। देखिए जब n का मान 2 होता है तब l के भी दो मान होते हैं, 0 और 1। ठीक है, 0 के लिए तो m का मान 0 ही होता है, लेकिन 1 के लिए m का मान होता है -1 से +1 तक, शून्य को लेते हुए, तो उसे हम लिखते हैं -1 0 +1। ठीक है, तो ये जो -1 जो होता है वो उसके अभिविन्यास को बताता है कि वो किस प्रकार से अभिविन्यसित होते हैं। ठीक है, जिसको हम आगे की तरफ देखेंगे इसकी आकृति में। ठीक है, यदि जो क्षेत्र है या यदि जो इलेक्ट्रॉन की जो स्थिति है वह x अक्ष की दिशा में विन्यसित होती है तो उसे हम कहते हैं पी एस कक्षक।
ठीक है। यदि वो y अक्ष की दिशा में विन्यासित होती है तो वो कहलाता है py कक्षक। यदि वो z अक्ष की ओर विन्यासित होती है तब उसे कहते हैं pz कक्षक। उसी प्रकार d ऑर्बिटल के लिए भी होता है और f ऑर्बिटल के लिए भी होता है, ठीक है। तो इसका विन्यास हम इसकी आकृति में डिटेल से हम लोग इसको पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर आता है चक्रण क्वांटम संख्या, स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है। तो जिस प्रकार चुंबकीय क्षेत्र में उत्पन्न जो रेखाएं होती हैं, यदि उसे और भी अन्य चुंबकीय क्षेत्र से गुजारा जाए तो उन पतली पतली रेखाओं का भी अन्य रेखाओं में विभाजन हो जाता है। अर्थात यह माना गया कि वह जो पतली पतली रेखाएं होती हैं और भी बहुत पतली पतली रेखाओं से मिलकर के बनी होती हैं। तो इन रेखाओं की व्याख्या करने के लिए दो वैज्ञानिक थे, उहलेनबेक और गॉडस्मिट। इन्होंने यह सुझाव दिया कि जो इलेक्ट्रॉन है वह अपनी कक्षा में घूमने के साथ साथ अपने अक्ष पर भी लट्टू की तरह घूमता रहता है। जैसा कि हमारी पृथ्वी है, हमारी जो सौर मंडल है, सौर मंडल के मध्य में सूर्य है और जो पृथ्वी है अपनी कक्षा में चारों तरफ सूर्य की परिक्रमा लगाती है, ठीक है। लेकिन वह पृथ्वी जो है सूर्य की परिक्रमा करने के साथ साथ अपने अक्ष पर भी घूम रही है। तो बिल्कुल वैसे ही इलेक्ट्रॉन भी नाभिक के चारों तरफ तो घूमता है और उसके साथ साथ अपने अक्ष पर भी चक्कर लगाता रहता है। इस चक्कर के कारण उस इलेक्ट्रॉन में कोणीय संवेग उत्पन्न होता है, जिसे चक्रण कोणीय संवेग का नाम दिया गया। यह भी क्वांटीकृत होती है, जिसका मान होता है s इज इक्वल टू रूट ओवर s प्लस 1 h अपॉन 2 पाई, ठीक है। यहाँ पर कैपिटल S होता है चक्रण कोणीय संवेग, स्मॉल s है चक्रण क्वांटम संख्या, h है प्लैंक नियतांक, ठीक है। अब यहाँ पर यह माना गया कि यदि किसी भी अक्ष पर इलेक्ट्रॉन की जो घूर्णन गति होगी वो दो प्रकार से होगी, अर्थात इसके दो अभिविन्यास संभव है, ठीक है। तो इसका घूर्णन दो तरीके से होता है। यदि हम घड़ी की जो कांटे हैं उसके आधार पर ले तो यदि इलेक्ट्रॉन है, यदि वो घड़ी के कांटों की दिशा में घूमता है तब हम उसे कहते हैं क्लॉकवाइज, और यदि वो घड़ी के कांटों की विपरीत दिशा में घूमता है तब उस घूर्णन को कहते हैं हम एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो जब क्लॉकवाइज घूर्णन गति होती है तब उसको प्लस हाफ के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, +1/2, और यदि वो एंटी क्लॉकवाइज दिशा में घूमता है तब उसे हम माइनस हाफ के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, -1/2, ठीक है। अब उसके बाद आता है कक्षकों की आकृति, एस पी डी और एफ कक्षकों की आकृति, ठीक है। तो यहाँ तक मैंने एक बार रिपीट कर दिया कि कल की क्लास में हमने क्या पढ़ा था, और ठीक है। तो कल की क्लास में किसी को कोई परेशानी है या कोई ऐसा ऐसा जो चीज था जो आपको समझ में ना आया हो, ठीक है, तो वो आप यहाँ पर पूछ सकते हैं अगर आपको कोई परेशानी हो तो। ठीक है, किसी को कोई परेशानी नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो आज हम जो देखने वाले थे वो था एस पी और डी कक्षकों की आकृति, कि भाई हमने एस कक्षक का भाई हमने यहाँ पर क्या दे दिया, हमने क्वांटम संख्या के द्वारा हमने एस पी डी और एफ कक्षक की अस्तित्व के बारे में बताया, ठीक है। कि जिस प्रकार जो परमाणु के स्पेक्ट्रम है, यदि वो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में आते हैं तो वो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में अलग अलग दिशाओं में विन्यासित हो जाती है, ठीक है। तो उनकी जो अभिविन्यास है उनको इस कक्षकों की आकृति के द्वारा बताया गया, ठीक है। तो यहाँ पर यदि हम द्विगंशीय क्वांटम संख्या के बारे में बात करें तो द्विगंशीय क्वांटम संख्या के द्वारा हमें पता चलता है कि कौन से कक्षक का आकार किस प्रकार का है, ठीक है। कि जो कक्षक हैं, परमाणु कक्षक हैं, वो कौन कौन सी आकृति के होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करें एस कक्षक के बारे में। तो एस कक्षक क्या होता है, जब n का मान, मुख्य क्वांटम संख्या का मान 1 होता है तब l द्विगंशीय क्वांटम संख्या का मान भी एक ही होता है और वो होता है 0, ठीक है। मान 1 होता है और वो होता है 0, ठीक है। तो जब l का मान 0 होता है तब यह बताता है कि जो कक्षक है उस कक्षक के कोणीय संवेग का मान 0 होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पर यह ध्यान लगाइए कि किसी भी कक्षक है उस कक्षक के कोणीय संवेग का मान 0 कब होगा, तो उस कक्षक के कोणीय संवेग का मान 0 तब होगा जब वह क्या हो, जब उसका अभिविन्यास हो वो सभी अक्षों में या सभी दिशाओं में एक समान हो,
ठीक है, ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि यदि कोई इलेक्ट्रॉन है, वो क्या है, वो पहले कोष पर है, अर्थात उसके लिए n का मान 1 है। ठीक है, जब n का मान 1 होता है तब द्विअंशी क्वांटम संख्या का मान भी एक ही होता है, वो होता है शून्य। हमने पढ़ा था ना भाई, द्विअंशी क्वांटम संख्या का मान कितना होता है, शून्य से लेकर के n माइनस 1 तक। तो जब हम 1 से 1 को माइनस कर देंगे तो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो 0 मिलने का मतलब क्या है कि उसकी कोणीय संवेग का मान शून्य है। और कोणीय संवेग का मान शून्य कब होगा, जब उसका अभिविन्यास तीनों ही अक्षों पर एक समान होगा। ठीक है, तो जब तीनों ही अक्षों पर उसका विन्यास एक समान होगा, तब हम कह सकते हैं कि उस कक्षक की आकृति गोलाकार आकृति की होती है। ठीक है, हम क्या कहेंगे, हम ये कहेंगे कि जो कक्षक की आकृति है वो गोलाकार आकृति की होती है। अब आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर गोले में आपको कुछ ये जो गोला है, इस गोला का जो केंद्र होता है उसे नाभिक के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, यह जो गोले का जो केंद्र है वो कहलाता है परमाणु का नाभिक। ठीक है, अब यह परमाणु का नाभिक तो है, लेकिन यहाँ पर यह भी कहा गया कि जो नाभिक के आसपास इलेक्ट्रॉनों की जो स्थिति है और उसका वेग है वह अनिश्चित है, वह निश्चित नहीं है। तब यहाँ पर संभावना व्यक्त की गई कि इलेक्ट्रॉन के बादल क्या होंगे, नाभिक के आसपास स्थित होंगे, जहां पर इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की प्रायिकता अधिक होगी, जिसे हम परमाणु कक्षक कहेंगे। ठीक है, तो यह जो इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता नाभिक के चारों ओर सभी दिशाओं में एक समान होती है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा मैंने क्या कहा। मैंने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन है, नाभिक के पास इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की प्रवृत्ति सभी दिशाओं में एक समान होती है। आप यहाँ पर अपनी मोबाइल स्क्रीन पर या कंप्यूटर स्क्रीन पर अगर आप ये प्रेजेंटेशन देख रहे हैं, तो वहां पर आप देखेंगे मैंने ये गोलाकार आकृति बनाई हुई है, और गोलाकार आकृति में ये जो डॉट डॉट से जो बनाए हुए हैं, जो काले काले जो है, वो है इलेक्ट्रॉन बादल, इलेक्ट्रॉन के क्लाउड। और ये जो क्लाउड है, इलेक्ट्रॉन के जो बादल हैं, उसकी आकृति मैंने गोल बनाई हुई है। गोल बनाने का मतलब यही है कि उसके पाए जाने की जो प्रायिकता है वो तीनों ही अक्षों में एक समान है। ठीक है, और तीनों ही अक्षों में एक समान है, इसलिए हम कहते हैं कि इसकी जो आकृति है वह गोलाकार आकृति की होती है। ठीक है, अब हम जानते हैं कि यह जो एस कक्षक है, यह जो एस ऑर्बिटल है, ये एस ऑर्बिटल तो अलग अलग कोष में होंगे। यदि वो पहले कोष में होगा तब हम उसे कहेंगे 1s, दूसरे कोष में होगा तब हम उसे कहेंगे 2s, तीसरे कोष में होगा तब हम उसे कहेंगे 3s, चौथे कोष में होगा तब हम उसे कहेंगे 4s। तो देखिए यहाँ पर नीचे की ओर मैंने बनाया है 1s की आकृति। तो 1s की आकृति कैसी है, तो 1s की आकृति में मध्य में पाया जाता है नाभिक, और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन के बादल पाए जाते हैं, अर्थात वहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सभी दिशाओं में होती है। अब आप देखिए 2s कक्षक की आकृति। 2s कक्षक की आकृति मैंने क्या बनाए हैं कि पहला तो होता है इलेक्ट्रॉन के बीच में जो नाभिक हो, सॉरी, परमाणु के मध्य में जो नाभिक होता है वो होता है, और उस नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना को मैंने व्यक्त किया है इलेक्ट्रॉन बादल के द्वारा। उसके बाद जो 2s कक्षक है, उस 2s कक्षक में क्या है, यह 1s कक्षक से इसकी ऊर्जा अधिक होती है, तो ये 1s कक्षक के ऊपर स्थित होगा। ठीक है भाई, कक्षकों की ऊर्जा के बारे में भी हम लोग आगे पढ़ेंगे, नियम के बारे में, अफबाउ का सिद्धांत है, उसमें उसकी ऊर्जाओं के बारे में डिटेल से आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो 2s कक्षक की जो ऊर्जा होती है वो 1s कक्षक से अधिक होती है। तो जो 2s कक्षक होता है वो 1s कक्षक के ठीक ऊपर पाया जाएगा। ठीक है, तो जब वो ऊपर पाया जाएगा तब वहां पर भी इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता सभी दिशाओं में एक समान होंगी, तो वह भी एक प्रकार से गोले का निर्माण करेगा। तो इस प्रकार से देखिए, हमें यहाँ पर दो गोलीय कोष प्राप्त होंगे। एक गोलीय कोष होगा 1s का और दूसरा गोलीय कोष होगा 2s का। ठीक है, तो इस 1s गोलीय कोष और 2s गोलीय कोष के मध्य में कुछ खाली स्थान पाया जाता है। इस खाली स्थान को हम कहते हैं नोड। ठीक है, इस खाली स्थान को हम कहते हैं नोड, या इसी को नोडल तल भी कहते हैं, नोड या नोडल तल कहा जाता है। ठीक है, अर्थात हम देखेंगे कि 2s कक्षक में एक नोडल तल होता है। उसी प्रकार जब हम 3s कक्षक की बात करें तो 3s कक्षक की ऊर्जा भी 2s कक्षक की ऊर्जा से अधिक होगी। तो 3s कक्षक कहाँ पाया जाएगा, वो 2s कक्षक के ठीक ऊपर पाया जाएगा। तब यहाँ पर भी दो गोलीय कोष होंगे, जिसे हम कहेंगे दो नोड। इसी प्रकार 4s कक्षक होगा, 4s कक्षक में तीन नोड होंगे, 5s कक्षक में 4 नोड होंगे, और 6s कक्षक में 5 नोड होंगे, 7s कक्षक में 6 नोड होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से यह s कक्षकों की आकृति है। समझ में आया, एस कक्षक की आकृति गोलाकार क्यों होती है। एस कक्षक के लिए
एस कक्षक की आकृति गोलाकार इसलिए होती है क्योंकि नाभिक के पास इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की प्रायिकता सभी दिशाओं में एक समान होती है, इसलिए हमें इलेक्ट्रॉन के जो बादल हैं वो उस नाभिक के चारों तरफ होते हैं, इसलिए इसकी जो आकृति होती है वह गोलाकार आकृति की होती है। अब आता है 2s और 3s कक्षक की आकृति। तो 2s कक्षक की ऊर्जा 1s कक्षक की ऊर्जा से अधिक होगी, इसलिए उसके जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, जो इलेक्ट्रॉन के बादल है, वो 1s कक्षक के ऊपर पाए जाएंगे। क्योंकि यह भी गोलाकार आकृति होती है, इसलिए यह भी एक गोलाकार इलेक्ट्रॉन बादल के द्वारा हम इसे निरूपित करते हैं। ठीक है, और 1s और 2s कक्षक के मध्य में क्या होती है, कुछ खाली स्थान पाया जाएगा जिसे हम नोड या नोडी तल कहते हैं। ठीक है, तो 3s कक्षक में 2 नोडी तल होंगे, 4s कक्षक में 3 होंगे। ठीक है, इस प्रकार से यह जो नोडों की संख्या होती है वो कक्षकों की संख्या के आधार पर बढ़ते जाते हैं। ठीक है, तो यह होती है s कक्षकों की आकृति। समझ में आया s कक्षक की आकृति। नेक्स्ट हम देखते हैं पी कक्षक की आकृति। ठीक है, तो जो पी कक्षक जो होता है वह डंबल के आकार का होता है। तो डंबल के आकार का क्यों होता है, तो देखिए पी कक्षक हमें कब प्राप्त होगा, यदि मान लो n का मान 2 है। ठीक है, मैं कह रहा हूं कि मुख्य क्वांटम संख्या n का मान 2 है, तब l के कितने मान संभव होंगे, l के भी 2 मान संभव होंगे, 0 से लेकर के n-1 तक। तो पहला मान होगा 0 और दूसरा मान होगा 1। पहला मान होगा 0 और दूसरा मान होगा 1। तो जब 0 होगा अर्थात कोणीय संवेग का मान वहां पर क्या है, 0 है, तब वो निरूपित करेगा s कक्षक को। लेकिन जब कोणीय संवेग का मान 1 होता है, तब 1 होता है कहने का मतलब क्या है, 1 जो होता है वो 2p कक्षक को व्यक्त करता है। और p कक्षक की आकृति होती है, ठीक है, p कक्षक की आकृति होती है डंबल के आकार की। डंबल कहने का मतलब है जैसे कि डमरू आप लोगों ने देखा होगा, भाई शंकर भगवान के मंदिर जाते हैं ना, उस मंदिर में एक डमरू लगा होता है, डमरू की आकृति कैसी होती है, तो बिल्कुल वैसे ही आकृति होती है इन पी कक्षकों की। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ने का मतलब है कि यदि l का मान 1 है तो m के कितने मान होंगे, तो आप वहां पर सूत्र में रखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था 2l+1। तो 2l+1 में जब आप l का मान 1 रखेंगे तब आपको कितने मान प्राप्त होंगे, तब आपका मान 3 मान प्राप्त होगा। वो 3 मान कौन कौन से होते हैं, -l से लेकर के +l तक शून्य को लेते हुए। तो l का मान 1 है तो इसके 3 मान होंगे -1, 0 और +1। कितने मान होंगे, 3 मान होंगे, और वो 3 मान होंगे -1, 0 और +1। ठीक है, तो -1 जो होता है वो बताता है, -1 जो अभिविन्यास है, -1 अभिविन्यास यह क्या है, यह कक्षकों के अभिविन्यास को बता रहा है। m क्या बताता है, m बताता है कक्षकों के अभिविन्यास को। तो m का मान -1 से हमें पता चलता है कि जो कक्षक है वो कौन सी दिशा में विन्यसित है, वो x अक्ष की दिशा में विन्यसित है। किस अक्ष में विन्यसित है, वो x अक्ष के संगत उसका अभिविन्यास है। तब देखिए मैंने यहाँ पर px कक्षक बताया हुआ है, इस px कक्षक में ये जो डमरू की आकृति है, जो डंबल की आकृति है, वो x अक्ष की दिशा में सम्मित है। ये आप जैसे कि आपकी स्क्रीन पर अगर मेरे कंप्यूटर का कर्सर दिखाई दे रहा होगा, तो यहाँ पर देखिए मैंने px बताया हुआ है। ये जो px है, इस px कक्षक में ये जो p का जो डंबल है, p का जो डमरू है, यह जो डमरू है वो s कक्षक की ओर अभिविन्यसित है, ये s अक्ष है। तो s अक्ष की ओर जो जिसका अभिविन्यास होगा वो कहलाएगा ps कक्षक। अब हम देखें कि यहाँ पर भी इसकी भी 2 पालियां होंगी। ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना है वो इस डमरू के अंदर में ही होगी। ठीक है, इस डमरू की संरचना के बाहर इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की संभावना नगण्य होगी, अर्थात वह इलेक्ट्रॉन इस डमरू का जो अंदर है, इस डमरू के अंदर ही इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सबसे अधिक होगी। यहाँ पर भी एक नोड पाया जाता है। तो आप देखिए ये तीनों अक्ष जहां से गुजरते हैं, ये जो तीनों अक्ष हैं, x अक्ष, y अक्ष और z अक्ष, ये जो तीनों अक्ष हैं, ये जिस तल से गुजरते हैं वहां पर भी उस तल पर इसका जो p अक्ष का जो होता है, p अक्ष का जो केंद्र होता है, उसे भी हम नोडीय तल या नोड कहते हैं। वह इस नोड तल पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना 0 होती है। ठीक वैसे ही s कक्षकों में भी होता है, s कक्षकों में भी नोड में इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते, नोड में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना 0 होगी। यहाँ पर भी px कक्षक में भी ऐसा ही होता है, यहाँ पर भी इस नोड में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना
शून्य होती है, अर्थात यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन केवल इस डंबल की आकृति के अंदर ही पाए जाएंगे। ठीक है। अब दूसरा हम दूसरे विन्यास की बात करें कि जब m का मान जहां पर शून्य होता है, तो शून्य होता है वहां पर यह माना जाता है कि जो p कक्षक है उसका अभिविन्यास y अक्ष की तरफ है। उसका अभिविन्यास कहां पर है? उसका जो अभिविन्यास है वो y अक्ष की तरफ है, तो वो पी वाई कक्षक कहलाता है। उसका अभिविन्यास कुछ इस तरीके से होता है कि जो डंबल होता है या जो डमरू की जो आकृति होती है उसका जो अभिविन्यास होता है वो y अक्ष पर होता है, और इलेक्ट्रॉनों पर पाए जाने की प्रायिकता भी इस डमरू की आकृति के अंदर सर्वाधिक होता है। यहाँ पर भी एक नोड होता है जहां से तीनों अक्ष गुजरते हैं, वहां पर इसका केंद्र होता है और इस केंद्र को हम कहते हैं नोड। नोड पर इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की संभावना शून्य होती है। ठीक है। उसी प्रकार तीसरे कंडीशन होती है जब m का मान +1 होता है। तो m का मान +1 यह बताता है कि जो p कक्षक है या जो यह जो डमरू की जो आकृति है उसका अभिविन्यास z अक्ष की तरफ है। इसे हम pz कक्षक के द्वारा निरूपित करते हैं। यह भी जो डंबल पाया जाता है उस डंबल के अंदर में इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की संभावना सर्वाधिक होती है। इसमें भी एक नोडी तल होता है जहां पर तीनों अक्ष जहां से गुजरते हैं, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की संभावना शून्य होती है। ठीक है। अब देखिए ये जो तीनों कक्षक हैं, इन तीनों कक्षकों की ऊर्जाओं में ये तीनों कक्षक की ऊर्जाएं तो ऊर्जाओं में कुछ अंतर पाया जाता है, केवल कुछ ही अंतर, लगभग समान होती हैं लेकिन केवल कुछ ही अंतर पाया जाता है, इसीलिए हमें जो स्पेक्ट्रमी लाइन है उसका विभाजन हमें दिखाई देता है। ठीक है। तो चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में इसकी जो डीजेनरेसी है, डीजेनरेसी का मतलब होता है इसकी समभ्रंशता, समान ऊर्जा वाले कक्षकों को हम समभ्रंश कक्षक कहते हैं। तो जो px py और pz कक्षक होते हैं ये तीनों कक्षकों की ऊर्जा समान होती है, समभ्रंश कक्षक होते हैं। लेकिन जब हम इन्हें चुंबकीय क्षेत्र में ले जाते हैं तब इसकी ऊर्जा असमान हो जाती है, अर्थात इसकी समभ्रंशता नष्ट हो जाती है और इसीलिए ही ये अलग अलग विन्यास ग्रहण कर लेते हैं। ठीक है। तो ये होता है pz कक्षक, px py और pz कक्षक या p कक्षक। ठीक है। तो इसकी आकृति देखिए मैंने यहाँ पर नीचे बनाया हुआ है कि p कक्षक की तीनों आकृति एक साथ px py और pz कक्षक की आकृति कुछ इस प्रकार से होती है। ठीक है। उसके समझ में आया p कक्षक की आकृति डमरू के आकार की। फिर नेक्स्ट आता है d ऑर्बिटल्स। ठीक है। तो d ऑर्बिटल्स हमें कैसे प्राप्त होंगे? तो जब मान लो n का मान 3 हो, जब n का मान 3 हो तो l के कितने मान होंगे? तो l के मान 0 से लेकर के n-1 तक होंगे। तो 0, 1 और 1 और 2, 0, 1 एंड 2। ठीक है। तो जब l का मान 0 होता है तब वो s कक्षक को बताता है, 1 होता है तब वो p कक्षक को बताता है, और जब 2 होती है तब वो d कक्षक को निरूपित करता है। ठीक है। यहाँ पर भी जो d कक्षक होते हैं इनके सभी d जो उपकोष होता है इस उपकोष में पाए जाने वाले सभी कक्षकों की ऊर्जा समान होती है, अर्थात ये भी समभ्रंश कक्षक कहलाते हैं। ठीक है। ये भी क्या कहलाएंगे? समभ्रंश कक्षक कहलाएंगे। लेकिन जब हम इसे चुंबकीय क्षेत्र में लेकर के जाते हैं तो इनकी ऊर्जाओं में थोड़ा अंतर हो जाता है और इसकी समभ्रंशता समाप्त हो जाती है, तब ये भी 5 अलग अलग प्रकार से अभिविन्यास ग्रहण कर लेते हैं। इन 5 अलग अलग अभिविन्यासों को हम कहते हैं dxy, dyz, dxz, x2y2 और dz2। ठीक है। यह जो नाम है यह इसकी अभिविन्यास के आधार पर इसके कक्षकों के अभिविन्यास के आधार पर दिया गया है। ठीक है। तो डी कक्षक की जो आकृति होती है वो द्विडंबल शेप होता है। द्विडंबल शेप कहने का मतलब है डबल डंबल शेप का होता है, मतलब कहने का मतलब है कि इसकी जो आकृति होती है इसमें 2 डमरू होते हैं। जैसे कि पी कक्षक में हमने देखा था कि उसमें एक सिंगल डमरू था, लेकिन जो डी कक्षक होता है उसमें डबल डमरू होते हैं। डबल डमरू अर्थात उसमें डबल डंबल होता है। ठीक है। तो इस प्रकार से जब L का मान 2 होता है, तो जब L का मान 2 होता है तो M के कितने मान होंगे? तो वहां पर आप 2L+1 में आप वैल्यू रखिए तो आपको वो वैल्यू मिलेगा 5। तो ये जो 5 वैल्यू है ये कहां से होते हैं? ये -L से 0 को लेते हुए +L तक, -L से 0 को लेते हुए +L तक। तो L का मान है 2, तो आप -2 से स्टार्ट करिए, -2, -1, 0, +1 और +2। -1 -2, -1, 0,
+1 और +2, ये 5 वैल्यू होते हैं। और ये जो 5 वैल्यू होते हैं, ये 5 वैल्यू दर्शाते हैं dxy, dyz, dxz, dx2y2 और dz2 कक्षकों को। ठीक है, ये जो कक्षक होते हैं इनकी जो आकार होती है वो थोड़ी अलग, इनका आकार अलग अलग होता है परंतु ऊर्जा एक समान होती है, इसलिए हम इन्हें भी समभ्रंश कक्षक कहते हैं। ठीक है, अब अभिविन्यास के आधार पर, ठीक है, पहले इसकी मैं आपको अभिविन्यास बता देता हूँ कि इन लोगों का कि इन कक्षकों का अभिविन्यास कैसा कैसा होता है। तो सबसे पहले हम देखें dxy को। ठीक है, तो dxy कक्षक की आकृति कैसी होगी? तो dxy कक्षक की जो आकृति होती है, इसमें जो डबल डंबल जो शेप होता है, डबल डमरू का जो आकार होता है, वो एक्स अक्ष के सममित होता है। ठीक है, एक्स अक्ष के वो सममित होता है और यहाँ पर भी एक नोड या नोडल तल पाया जाता है जो वहां पर उपस्थित होता है जहां से वह तीनों अक्ष गुजरते हैं। ठीक है, और इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की प्रायिकता भी इस जो डबल जो डमरू है, इस डबल डमरू की आकृति के अंदर ही सर्वाधिक होती है। इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की प्रायिकता भी इस डबल डमरू आकृति की या द्विडमरू संरचना की आकृति के अंदर ही सर्वाधिक होती है, इसे हम कहते हैं dxy कक्षक। उसी प्रकार होता है dyz कक्षक, इसमें जो कक्षकों का अभिविन्यास होता है या जो डमरू की जो आकृति होती है वो y कक्षक के, वो कहां पर होती है? वो y कक्षक के सममित होती है और यहाँ पर भी एक नोडी तल पाया जाता है जहां से तीनों अक्ष गुजरते हैं। नोड पर, यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि नोड पर इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की संभावना हमेशा ही शून्य होगी। वहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना हमेशा शून्य होगी और इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की संभावना उस डबल डमरू की आकृति के अंदर सर्वाधिक होगी। ठीक है, तो ये होती है dyz। उसी प्रकार होता है dxz, x और z अक्ष के सममित। ठीक है, x और z अक्ष के सममित जिसकी डबल डमरू की सममिति होगी वो कहलाएगा dxz कक्षक। यहाँ पर भी नोड होगा और इस डबल डमरू के आकृति के अंदर इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की संभावना सर्वाधिक होती है। उसी प्रकार होता है dx2y2। x2 y2 में एक जो डमरू होता है वो x अक्ष के सममित होता है और दूसरा डमरू y अक्ष के सममित होता है, इसका नाम होता है dx2y2। पांचवा होता है dz2। में एक जो डमरू होता है वो z अक्ष के सममित होता है और दूसरा डमरू जो होता है वो z अक्ष के चारों तरफ स्थित होता है। वो भी z अक्ष के चारों तरफ ही स्थित होता है, उसी तल पर होता है और उस z अक्ष के चारों तरफ स्थित होता है, इसलिए इसका नाम होता है z2। यहाँ पर भी नोड पाया जाता है, नोड पर इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की प्रायिकता बहुत कम होती है या शून्य होती है और इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की प्रायिकता उस डबल डमरू की आकृति के अंदर सर्वाधिक होती है। ठीक है, अब आता है कि अभिविन्यास के आधार पर इन कक्षकों को हम दो समूह में रखते हैं। अभिविन्यास जिस तरीके से वो त्रिविमीय आकाश में अभिविन्यसित होती हैं चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में। ठीक है, तो उस अभिविन्यास के आधार पर हम इन कक्षकों को दो प्रकार में विभाजित करते हैं। पहला जो समूह होता है वो कहलाता है T2G कक्षक। ठीक है, पहला जो अभिविन्यास है वो T2G कक्षक कहलाता है। ये T2G कक्षक क्या होता है? तो T2G कक्षक के अंतर्गत आते हैं dxy, dyz और dxz। इन तीन कक्षकों की ऊर्जा समान होती है, इसलिए हम इसे कहते हैं T2G कक्षक। ठीक है, दूसरा होता है EG कक्षक। EG कक्षक के अंतर्गत dx2y2 और dz2 कक्षक आते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी क्या होती है, यहाँ पर ये दो कक्षक आते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा कि T2G कक्षक की ऊर्जा EG कक्षक से कम होती है। T2G कक्षक की ऊर्जा EG कक्षक की ऊर्जा से कम होती है। ठीक है, ये जो T2G और EG है इसका अस्तित्व जब आप संकरण पढ़ेंगे, पर रासायनिक बंध में जब हम संकरण पढ़ेंगे ना, संकरण आप लोगों ने क्लास 12th में या क्लास 11th में आप लोगों ने पढ़ा होगा, क्लास 12th में आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, तो उस संकरण में हम इन T2G कक्षकों की, T2G और EG कक्षक है इनके बारे में वहां पर पढ़ेंगे कि वहां पर इनकी ऊर्जा में परिवर्तन के कारण जब बंध बनता है तब बंध बनने में भी इनका योगदान होता है कि वो बंध कैसे बनते हैं, सिग्मा बंध और पाई बंध जो बनते हैं। ठीक है, LACO विधि आप लोगों ने पढ़ा होगा, परमाणु कक्षकों का रेखीय संयोजन। ठीक है, MOT मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी।
ठीक है, उसमें हम लोग रासायनिक बंध में इस इन कक्षकों के बारे में हम वहां पर बताएंगे कि T2G कक्षक और EG कक्षक वहां पर किस प्रकार से रासायनिक बंध में भाग लेते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार त्रिविमीय आकाश में जो कक्षकों का अभिविन्यास है उनमें अंतर आ जाता है। क्यों अंतर आएगा? क्योंकि उनकी ऊर्जाओं का मान अलग अलग होता है। ठीक है, पहले तो एक समान होता है, इसीलिए वह डी कक्षक के रूप में होते हैं, इसलिए इसे हम समभ्रंश कक्षक कहते हैं। लेकिन जब इसे चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तब इनकी ऊर्जाओं में थोड़ा सा अंतर आ जाता है, जिसके कारण वो अलग अलग अभिविन्यास ग्रहण कर लेते हैं और इसी अभिविन्यास को हम यहाँ पर अलग अलग नाम देते हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। समझ में आया डी कक्षक की आकृति? उसके बाद आता है एफ ऑर्बिटल, एफ कक्षक। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए कि एफ कक्षक क्या होता है। जब एन का मान 4 होता है, जब एन का मान 4 होता है तब एल के कितने मान होंगे? शून्य से लेकर के एन माइनस वन तक, शून्य, एक, दो, तीन, शून्य, एक, दो और तीन। तो शून्य शून्य बताता है एस कक्षक को, वन बताता है पी कक्षक को, टू बताता है डी कक्षक को, और जब एल का मान 3 होता है तब यह निरूपित करता है एफ कक्षक को। ठीक है, अब जब L का मान 3 होता है तब M के कितने मान होंगे? तो 2L प्लस वन, 2L प्लस वन। जब 2L प्लस वन में हम L का मान 3 रखते हैं तब ये मान हमें प्राप्त होता है 7। तो 7, ये 7 मान क्या बताते हैं? ये 7 मान बताते हैं कि ये जो कक्षक हैं, ये जो परमाणु कक्षक हैं, ये जो परमाणु कोश चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में 7 प्रकार से अभिविन्यसित होते हैं। ये जो कक्षक हैं, ये चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में 7 प्रकार से अभिविन्यसित होती हैं और इसका जो वैल्यू होता है वो होता है -L से +L तक। -L से शून्य को लेते हुए +L तक, तो L का मान है 3, तो ये स्टार्ट होगा -3, -2, -1, 0, +1, +2 और +3। इस प्रकार से 7 मान हमें प्राप्त होते हैं और ये जो 7 मान हैं ये बताते हैं कि ये जो कक्षक हैं वो चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में 7 प्रकार से अभिविन्यसित होती हैं। और ये जो 7 प्रकार का जो अभिविन्यास है वो यहाँ पर देखिए मैंने आपको चित्र में यहाँ पर बताया हुआ है। पहला जो अभिविन्यास है वो होता है एफ जेड क्यूब 3/5 जेड आर स्क्वायर। ठीक है, एफ जेड क्यूब 3/5 जेड आर स्क्वायर। दूसरा अभिविन्यास है वो कहलाता है एफ एक्स क्यूब 3/5 एक्स आर स्क्वायर। तीसरा अभिविन्यास एफ वाई क्यूब 3/5 वाई आर स्क्वायर। ठीक है, इसी प्रकार एफ एक्स वाई जेड, एफ वाई एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर, एफ एक्स जेड स्क्वायर वाई स्क्वायर और एफ जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर भी दो कक्षक होते हैं, एक होता है T2G कक्षक और दूसरा होता है EG कक्षक। तो एफ एक्स वाई जेड, एफ वाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, एफ एक्स जेड स्क्वायर वाई स्क्वायर और एफ जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये जो चार कक्षाएं हैं, ये चार कक्षाएं बनाते हैं T2G कक्षकों का समूह। और जो EG कक्षक होते हैं एफ जेड क्यूब 3/5 जेड आर स्क्वायर, एफ एक्स क्यूब 3/5 एक्स आर स्क्वायर और एफ वाई क्यूब 3/5 वाई आर स्क्वायर। ये जो तीन कक्षक जो होते हैं ये कहलाते हैं EG कक्षक, EG कक्षकों का समूह बनाते हैं। तो ये जो अभिविन्यास होता है ये होता है F कक्षकों का। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया? ये तीनों कक्षकों की आकृतियां, सभी कक्षकों की आकृतियां मैंने यहाँ पर बताई है आप लोगों को। F कक्षक, ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको सभी कक्षकों की अभिविन्यास या आकृति के बारे में बताया कि एस कक्षक का अभिविन्यास कैसा होता है, पी कक्षक का कैसा अभिविन्यास होता है या आकार होता है, डी कक्षक का, और फिर एफ कक्षक के बारे में मैंने आपको यहाँ पर बताया। ठीक है, समझ में आया? यदि आपको कोई परेशानी है तो आप यहाँ पर चैट बॉक्स में आप रिप्लाई कर सकते हैं, या कुछ चीजें अगर समझ में नहीं आई हो तो वो चीजें भी आप यहाँ पर बता सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है प्रॉपर अच्छे से? ठीक है, कोई परेशानी नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
ठीक है। अब आता है कि अफबाउ का सिद्धांत क्या है, एन प्लस एल नियम। ठीक है, ये सभी चीजें आप लोगों ने क्लास 11th में आप लोगों ने परमाणु संरचना वाली चैप्टर में पढ़ा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं सब उन्हीं चीजों को सबको मैंने रिपीट किया है और केवल कुछ थोड़ी थोड़ी चीजें ही जो एक्स्ट्रा बताई हैं वही आप लोगों के बारे में, तो जो ध्यान रखने वाली चीजें। ठीक है, अब हम बताते हैं कि ये जो परमाणु कक्षक है, इन परमाणु कक्षकों में इलेक्ट्रॉन कैसे उपस्थित होते हैं, इनमें इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से स्थित होते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन मुख्य रूप से 3 नियमों के आधार पर भरे जाते हैं। सबसे पहला सिद्धांत होता है अफबाउ सिद्धांत, दूसरा होता है हुंड की अधिकतम बहुलता का नियम और तीसरा होता है पाउली का अपवर्जन सिद्धांत। तो ये तीनों ही सिद्धांत आप लोगों ने पहली की क्लास में या पहले क्लास 11 की क्लास में छोटी कक्षाओं में आप लोगों ने पढ़ चुका है। तो मुझे लगता है कि इनके बारे में ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है, केवल मैं ये सिद्धांत के बारे में आपको थोड़ी थोड़ी चीजें ही बता देता हूँ। ठीक है, तो अफबाउ सिद्धांत या इसी को हम कहते हैं एन प्लस एल नियम। अफबाउ सिद्धांत या इसी को हम कहते हैं एन प्लस एल नियम। यहाँ पर एन क्या होता है, एन बताता है मुख्य क्वांटम संख्या को और एल बताता है द्विगंशी क्वांटम संख्या को। ठीक है, या कोणीय संवेग क्वांटम संख्या को। तो अफबाउ सिद्धांत के बारे में पहले हम लोग बात कर लेते हैं। तो अफबाउ सिद्धांत क्या होती है, तो देखिए अफबाउ जो शब्द है वो जर्मनी भाषा से लिया गया है। अफबाउ जो शब्द है वो जर्मनी भाषा से लिया गया है और इसका शाब्दिक अर्थ होता है निर्माण करना। अफबाउ का शाब्दिक अर्थ होता है निर्माण करना। तो यहाँ पर हम किसका निर्माण करेंगे, यहाँ पर हम कक्षकों का निर्माण करते हैं। और कक्षकों का निर्माण कैसे होता है, कक्षकों का निर्माण इलेक्ट्रॉनों के भरने से कक्षकों का निर्माण होता है। तो अफबाउ सिद्धांत क्या कहता है, तो अफबाउ सिद्धांत ये कहता है कि किसी भी परमाणु के कक्षकों में इलेक्ट्रॉन, किसी भी परमाणु के कक्षकों में इलेक्ट्रॉन कक्षकों की ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में भरते हैं। किसी भी परमाणु के कक्षकों में इलेक्ट्रॉन कक्षकों की ऊर्जा की बढ़ते हुए क्रम में भरते हैं। अर्थात कहने का अर्थ यह है कि सबसे कम ऊर्जा वाला कक्षक में इलेक्ट्रॉन पहले जाएंगे, उसके बाद फिर अधिक ऊर्जा वाले कक्षकों में इलेक्ट्रॉन जाते हैं। ठीक है, तो ये होता है अफबाउ सिद्धांत। अफबाउ सिद्धांत क्या कहता है, अफबाउ सिद्धांत ये बताता है कि परमाणु के कक्षकों में इलेक्ट्रॉन कक्षकों की ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में भरते हैं। ठीक है, परमाणु के कक्षकों में इलेक्ट्रॉन कक्षकों की ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में भरते हैं। अर्थात जिस कक्षक की ऊर्जा अर्थात अर्थात जिस कक्षक की ऊर्जा कम होती है उसमें इलेक्ट्रॉन पहले जाते हैं और जिस कक्षक की ऊर्जा अधिक होती है उसमें इलेक्ट्रॉन बाद में जाते हैं। अब यहाँ पर यह बात आती है कि हम कैसे निर्धारित करें कि कौन सी कक्षक की ऊर्जा कम होती है। यहाँ पर अफबाउ ने यह तो कह दिया कि भाई जिस जिस कक्षक की ऊर्जा कम होगी या जिस ऑर्बिटल की ऊर्जा कम होगी वहां पर इलेक्ट्रॉन पहले जाएंगे, उसके बाद जिसकी ऊर्जा अधिक होगी वहां पर इलेक्ट्रॉन जाएंगे। लेकिन इस ऊर्जा की अवधारणा है, ये जो ऊर्जा है इस ऊर्जा को हम कैसे बताएंगे कि कौन सी कक्षक की ऊर्जा कम है, तो इसके लिए आया एल प्लस एल नियम। ठीक है, तो यह जो कक्षकों की जो ऊर्जा है वो एन प्लस एल के मान के द्वारा निर्धारित किया जाता है। ठीक है, तो पहले इलेक्ट्रॉन उस कक्षक में जाएंगे जिसके लिए एन प्लस एल का मान कम होगा। ठीक है, पहले इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिटल में या उस कक्षक में जाएंगे जिसके लिए n प्लस एल का मान कम होगा और उसके बाद उस कक्षक में जाएंगे जिसके लिए n प्लस एल का मान अधिक होगा। ठीक है, तो n प्लस एल का मान हम कैसे निकालते हैं, तो n होता है मुख्य क्वांटम संख्या और l होता है द्विदंशी क्वांटम संख्या। तो चलिए पहले हम देख लेते हैं कि हम इसका मान कैसे निकालते हैं। उसके बाद मैंने नीचे में लिखा हुआ है कि कक्षकों की ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम। तो ये कक्षकों की ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम कैसे हमें मिला है, ये पहले हम ये देख लेते हैं। तो देखिए n प्लस एल का मान हम कैसे निकालते हैं, तो देखिए अफबाउ सिद्धांत ने कक्षकों के भरने का क्रम बताया था, जिसको यहाँ पर देखिए बाईं तरफ के चित्र में आप देख पा रहे होंगे। यदि हम क्रम से लिखें 1s 2s 3s 4s 5s 6s और 7s। दूसरे प्रकार 1p तो नहीं पाया जाता, तो इसलिए हम 2p से स्टार्ट करते हैं। 2p 3p 4p 5p 6p और 7p। उसी प्रकार 2d नहीं पाया जाता, क्यों नहीं पाया जाता, मैंने कल की क्लास में ये सब स्पष्ट किया था। 2d नहीं पाया जाएगा तो हम स्टार्ट करेंगे 3d 4d 5d 6d से। उसी प्रकार 3f भी नहीं पाया जाता तो हम स्टार्ट करेंगे 4f 5f से। ठीक है, तो देखिए जो कक्षकों के भरने का क्रम है वो इस तरीके से स्टार्ट होता है। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जाते हैं 1s कक्षक पर, फिर वो जाते हैं 2s पर, फिर वो जाते हैं 2p कक्षक पे, फिर 3s पे, फिर वो जाते हैं 3p, फिर 4s पर।
3p के बाद फिर वो 4s पर जाते हैं, 4s के बाद फिर वो पुनः जाते हैं तीसरी उपकोष में 3d पे, 3d के बाद फिर जाते हैं 4p पे, 4p के बाद फिर 5s में, 5s के बाद वो फिर से जाते हैं चौथे कोष पे, चौथे कोष के 4d ऑर्बिटल में, 4d के बाद फिर वो 5p में जाते हैं और 5p के बाद फिर वो जाते हैं 6s में, 6s के बाद फिर वो जाते हैं 4f 5d 6p 7s और ठीक वैसे ही 5f 6d 7p और 8s तो अभी तक डिस्कवर ही नहीं हुआ है, 8वीं कक्षा का कोई भी तत्व अभी तक ज्ञात नहीं है, तो हम यहाँ पर 7p तक ही लेते हैं, ठीक है। तो 7p कक्षा तक इलेक्ट्रॉन फिर ऐसे ही भरते जाते हैं, ठीक है। तो इसकी जो गणना थी, इसकी गणना भी n+l नियम के द्वारा की गई थी, और n+l नियम में क्या कहा गया था, देखिए यहाँ पर 1s कक्षा के लिए अगर हम लें तो 1s कक्षा के लिए n का मान होता है 1, ठीक है, और l का मान होता है 0, तो n+l 1 + 0 1, उसी प्रकार 2s के लिए हम लें तो 2s के लिए 2 + 0 = 2, 2p के लिए लें 2 + 1 = 3, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर तो कोई अंतर ही नहीं है, यहाँ पर हम सीधा कह सकते हैं कि पहले 1s में इलेक्ट्रॉन जाएगा, फिर 2s में जाएगा, फिर 2p में जाएगा, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट लेते हैं 3s, तो 3s के लिए हम n का मान 3 लेते हैं और l का मान 0 लेते हैं, तब इसका भी मान 3 होता है। अब आप यहाँ पर ध्यान दीजिए कि 2p और 3s के लिए तो n+l के मान बराबर हैं, यहाँ पर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि यहाँ पर देखिए 2p और 3s के लिए 2p है और 3s कक्षा है, दोनों के लिए n+l के मान बराबर है, 3 ही है। तो अब हम यहाँ पर कैसे ये डिसाइड करें कि कौन सी कक्षा की ऊर्जा कम होगी, तो यहाँ पर यह कहा गया कि जिस कक्षा के लिए n का मान कम होता है, जिस कक्षा के लिए मुख्य क्वांटम संख्या n का मान कम होता है, उस कक्षा की ऊर्जा कम होती है। अब आप देखिए कि 2p और 3s में n का मान किसके लिए कम है, तो n का मान 2p के लिए कम है, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है वो पहले 2p कक्षक में जाते हैं, फिर वो 3s कक्षक में जाते हैं। ठीक उसी प्रकार 3p के लिए इसका मान 4 प्राप्त होता है और 4s के लिए भी 4 ही प्राप्त होता है, यहाँ पर भी n+l का मान ही बराबर प्राप्त हुआ। तब यहाँ पर भी वही कॉन्सेप्ट आता है कि जिस कक्षक के लिए n का मान मुख्य क्वांटम संख्या का मान कम होता है, उस कक्षक में इलेक्ट्रॉन पहले जाते हैं, तो यहाँ पर भी 3p में इलेक्ट्रॉन पहले जाएंगे और उसके बाद फिर 4s में जाते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार कक्षक में अपनी ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं और यही कहलाता है अफबाउ का सिद्धांत। समझ में आया अफबाउ का नियम, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है हुंड की अधिकतम बहुलता का नियम, ठीक है, हुंड की अधिकतम बहुलता का नियम। तो हुंड की अधिकतम बहुलता का नियम क्या बताता है, यह बताता है कि यदि कोई एक उपकोष है, उस उपकोष में कक्षकों की ऊर्जा यदि बराबर है, समभ्रंश कक्षक है, जैसे कि जब हम कक्षकों की आकृति के बारे में चर्चा कर रहे थे तो मैंने p और d कक्षकों के बारे में बताया था, ठीक है। p कक्षक के 3 अलग-अलग अभिविन्यास होते हैं और d कक्षकों के 5 अलग-अलग अभिविन्यास होते हैं, मतलब वो 3 p कक्षक होते हैं और 5 डी कक्षक होते हैं और उसी प्रकार 7 एफ कक्षक भी होते हैं। तो ये जो समभ्रंश कक्षक हैं, समान ऊर्जा वाले कक्षक हैं, इन समान ऊर्जा वाले कक्षकों में इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे, तो इसको बताया था हुंड की अधिकतम बहुलता के नियम के अनुसार। तो यह जो नियम है इसमें बताता है कि एक ही उपकोष के कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन तब तक नहीं होता है जब तक कि उपकोष के सभी कक्षकों में समान चक्रण वाले एक एक इलेक्ट्रॉन ना आ जाए। हुंड की अधिकतम बहुलता का नियम क्या कहता है, हुंड की अधिकतम बहुलता का नियम यह कहता है कि एक ही उपकोष के कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन तब तक नहीं होता है जब तक उपकोष के सभी कक्षकों में समान चक्रण वाले एक एक इलेक्ट्रॉन ना आ जाए। कहने का मतलब यह है कि जब तक सभी समान ऊर्जा वाले कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं आ जाएंगे तब तक इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं होगा। मतलब जैसे कि हमने पहले ही पढ़ चुका है कि एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैसे ही एस कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो पी कक्षकों में px py और pz, तो पहले px में जाएंगे, फिर py में जाएगा, फिर pz में जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर px में फिर से डबल होगा, ठीक है, फिर से वहां पर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो यही हुंड की अधिकतम बहुलता का नियम है, ठीक है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि हुंड की अधिकतम बहुलता का नियम क्या होता है। तो हुंड की अधिकतम बहुलता का नियम ये कहता है कि एक ही उपकोष के कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन तब तक नहीं होता जब तक कि उस उपकोष के सभी कक्षकों में समान चक्रण वाले एक एक इलेक्ट्रॉन ना आ जाए, ठीक है। अब ये ऐसी स्थिति क्यों आती है,
ऐसी स्थिति क्यों आती है कि एक ही उप कोश के कक्षकों में जब तक एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा तब तक उसमें डबल क्यों नहीं होगा। तो इसको हम कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश पाया जाता है। अब आप फिर से उस पहली वाली क्लास में चले जाइए। सबसे पहले जब मैंने परमाणु संरचना की ये जो चैप्टर है स्टार्ट किया था, तब मैंने आपको बताया था आवेशित कणों के व्यवहार के बारे में, बिहेवियर ऑफ चार्जिंग पार्टिकल। बिहेवियर ऑफ चार्जिंग पार्टिकल्स क्या बताता है? ठीक है, क्या बताता है बिहेवियर ऑफ चार्जिंग पार्टिकल? सिमिलर चार्जेस शोज रिपल्शन एंड डिफरेंट चार्जेस शोज द अट्रैक्शन। मतलब कि समान आवेशों में विकर्ण में प्रतिकर्षण होता है और असमान आवेशों में आकर्षण होता है। अर्थात दो धन आवेश है उनमें प्रतिकर्षण होगा, दो ऋण आवेश है उसमें प्रतिकर्षण होगा, धन आवेश और ऋण आवेशों में आकर्षण होता है। तो यहाँ पर भी बिल्कुल वही होता है, इलेक्ट्रॉन जो होती है वो उनमें ऋणावेश होता है और यदि एक इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन यदि एक ही कक्षक में उपस्थित है तब उसमें क्या होगी? परस्पर प्रतिकर्षण होगा। और जब प्रतिकर्षण होगा तो वो एक दूसरे से दूर रहना चाहेंगे। ठीक है, वो एक दूसरे से क्या होंगे? दूर रहना चाहेंगे। तो जब वो इलेक्ट्रॉन उस कक्षा को छोड़ करके आगे वाली कक्षा में जाएगा, तब वहां पर वह जो प्रतिकर्षण बल है वो सबसे अधिक कम होगा। प्रतिकर्षण जो होगा वो सबसे अधिक कम होगा और वही उसकी स्थायी अवस्था होगी। इसलिए जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो समान ऊर्जा वाले कक्षकों में तब तक तब तक उसका युग्मन नहीं होता है जब तक कि सभी समान ऊर्जा वाले कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन ना आ जाए। ठीक है, तो इस प्रकार से होता है अधिकतम बहुलता का नियम, हुंड की अधिकतम बहुलता का नियम। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है पाउली का अपवर्जन सिद्धांत। तो पाउली का अपवर्जन सिद्धांत क्या होता है? तो विभिन्न कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है, एक कक्षक में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन होंगे उसके बारे में बताया था पाउली की अपवर्जन सिद्धांत में। ठीक है, तो पाउली की अपवर्जन सिद्धांत के अनुसार किसी भी परमाणु में उपस्थित दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं समान नहीं हो सकती। ठीक है, किसी भी एक परमाणु में उपस्थित दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं एक समान नहीं हो सकती। अर्थात हम कह सकते हैं कि यदि कोई दो इलेक्ट्रॉन है, यदि उन दो इलेक्ट्रॉनों की तीन क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या, द्विगंशी क्वांटम संख्या और चक्रण सॉरी चुंबकीय क्वांटम संख्या, इन तीन क्वांटम संख्याओं के मान समान है, तो चौथी क्वांटम संख्या में भिन्नता होती है। यदि चौथी क्वांटम संख्या का मान एक इलेक्ट्रॉन के लिए +1 है तो दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए -1/2 ही होगा। अर्थात यदि एक इलेक्ट्रॉन घड़ी की सुइयों की दिशा में घूमता है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में ही घूमेगा। ठीक है, अर्थात हम कह सकते हैं कि केवल दो ही इलेक्ट्रॉन एक कक्षक में रह सकते हैं और इन दोनों ही इलेक्ट्रॉनों का चक्रण विपरीत दिशा में होना चाहिए। ठीक है, पाउली के अपवर्जन सिद्धांत में कहा गया कि एक परमाणु में दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं समान नहीं हो सकती। ठीक है, अर्थात हम कह सकते हैं कि केवल दो ही इलेक्ट्रॉन एक कक्षक में रह सकते हैं और इन दोनों ही इलेक्ट्रॉनों का चक्रण विपरीत दिशा में होता है। अर्थात एक घड़ी की सुई की दिशा में घूमता है तो दूसरा घड़ी की सुइयों के विपरीत दिशा में घूमता है। इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि यदि मुख्य क्वांटम संख्या, द्विगंशी क्वांटम संख्या और चुंबकीय क्वांटम संख्या के मान समान है तो चक्रण क्वांटम संख्या के मान अवश्य ही भिन्न होंगे। ठीक है, यह होता है पाउली का अपवर्जन सिद्धांत। ठीक है, समझ में आया? अब यह जो पाउली का अपवर्जन सिद्धांत है इससे हमें पता चलता है कि एक उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। जैसे कि एस उपकोष है, एस कक्षक है, एस कक्षक में अधिकतम ठीक है, जैसे कि एस कक्षक होता है, एस कक्षक में अधिकतम दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। पी कक्षक होता है, पी जो कोश होता है उसमें तीन कक्षक पाए जाते हैं, पी एक्स, पी वाई और पी जेड। एक कक्षक में दो इलेक्ट्रॉन, तो पी कोश में पी उपकोष में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। उसी प्रकार होता है डी उपकोष, डी उपकोष में 5 कक्षक पाए जाते हैं, प्रत्येक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन, अर्थात डी उपकोष में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। उसी प्रकार होता है एफ उपकोष, एफ उपकोष में 7 कक्षक होते हैं, एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन, तो एफ उपकोष में अधिकतम 14 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। ठीक है, ये कहलाता है पाउली का अपवर्जन सिद्धांत। ठीक है, समझ में आया तीनों सिद्धांतों के बारे में जो मैंने बताया। ठीक है, तीनों सिद्धांत समझ में आया, अवभव का सिद्धांत, हुंड की अधिकतम बहुलता का सिद्धांत और पाउली का अपवर्जन सिद्धांत। ये तीनों ही सिद्धांत बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तीनों में से किसी न किसी एक के बारे में एग्जाम में पूछा जाता है।
ठीक है, ये 1 नंबर या 2-2 नंबर का जो क्वेश्चन होता है या टिप्पणी लिखिए करके भी ये आ जाता है। ठीक है, समझ में आया? तो बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा, कोई नया चीज नहीं है आप लोगों के लिए। ये आप लोगों ने सभी क्लास 11th में परमाणु संरचना चैप्टर है, उसमें आप लोगों ने डिटेल से इसके बारे में पढ़ा होगा। ठीक है, तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ तो हो गया पाउली का अपवर्जन सिद्धांत। उसके बाद फिर आता है तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, कि जो विभिन्न जो तत्व होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन कैसे भरा जाता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होती है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास परमाणु कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का वितरण, किसी भी परमाणु कक्षक में इलेक्ट्रॉन किस तरीके से भरे जाते हैं उसे हम कहते हैं उस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब जो तत्व का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है उनमें इलेक्ट्रॉनों का वितरण इन्हीं 3 नियमों के आधार पर ही होता है। अफबाउ का सिद्धांत, पाउली का अपवर्जन सिद्धांत और हुंड के अधिकतम बहुलता का सिद्धांत, इन्हीं 3 नियमों के आधार पर ही तत्वों में इलेक्ट्रॉनों का वितरण होता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लगभग सभी तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको दिए हुए हैं। जैसे कि हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन होती है, तो वो होता है 1s कक्षक में। ठीक है, जैसा कि अफबाउ सिद्धांत ने बताया था कि इलेक्ट्रॉन पहले कम ऊर्जा वाले कक्षक में जाते हैं, फिर अधिक ऊर्जा वाले कक्षक में जाते हैं। फिर जब हम हीलियम के बाद जब लिथियम में जाते हैं तो लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन, 1s कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन तो भर गए। तो जो तीसरा जो कक्षक है वो उससे अधिक ऊर्जा वाले कक्षक में जाएगा, अर्थात वो 2s में जाता है। ठीक है, उसी प्रकार जब हम बोरॉन में जाते हैं तो बोरॉन में जब 2s कक्षक भर जाता है तो जो 5वां इलेक्ट्रॉन जो होता है वो 2p कक्षक में जाता है। ठीक है, उसी प्रकार बोरॉन, कार्बन और नाइट्रोजन, तो बोरॉन में आप देखिए तो 2p में 1 इलेक्ट्रॉन है, वो px में जाता है। कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन है तो 6वां इलेक्ट्रॉन py में जाता है, न कि px में डबल होता है। ठीक है, उसी प्रकार नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन है तो 7वां इलेक्ट्रॉन pz कक्षक में जाता है। उसी प्रकार तीनों कक्षकों में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भर जाते हैं, फिर जब ऑक्सीजन आता है तो ऑक्सीजन में 8वां जो इलेक्ट्रॉन होता है वो px में फिर उसका युग्मन हो जाता है, वो वहां पर 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं और उन दोनों इलेक्ट्रॉनों का चक्रण विपरीत दिशा में होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इस सिद्धांत का उपयोग करते हुए अफबाउ सिद्धांत, हुंड के अधिकतम बहुलता का नियम और पाउली के अपवर्जन सिद्धांत का उपयोग करते हुए सभी जो तत्व हैं उन सभी तत्वों के परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों का वितरण होता है। इसे ही हम कहते हैं तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, तो आप अपने घर में इन सभी तत्वों के परमाणु क्रमांक है, परमाणु क्रमांक मैंने बगल में ही लिखा हुआ है, उन परमाणु क्रमांक को देखते हुए आप इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने का क्या करिएगा, अभ्यास करिएगा। ठीक है, तो ये तो है विभिन्न प्रकार के तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, अब उसके बाद आता है कि कक्षकों के भराव में अनियमितताएं। ठीक है, कि कक्षकों के भराव में क्या क्या अनियमितताएं होती हैं। ठीक है, कक्षकों के भराव में क्या क्या अनियमितताएं होती हैं। ठीक है, तो यदि हम देखें, यदि हम विभिन्न प्रकार के तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में देखें तो इन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अध्ययन से हमें ये पता चलता है कि ये जो सभी तत्व होते हैं वो अफबाउ के सिद्धांत, हुंड के नियम और पाउली के अपवर्जन नियम का सही तरीके से पालन नहीं करते। ठीक है, कुछ तत्वों में इनमें भिन्नता पाई जाती है। तो वो कौन कौन से तत्व हैं? तो देखिए मैंने आपकी स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, जैसा कि मैंने लिखा है क्रोमियम, कॉपर, मॉलिब्डेनम, रुथेनियम, पैलेडियम, क्रोमियम, कॉपर, मॉलिब्डेनम और लेड। ठीक है, तो इन तत्वों में क्या पाया जाता है, ये जो सामान्य जो नियम होते हैं, अफबाउ के नियम, हुंड के नियम और पाउली के अपवर्जन नियम, इन तीनों नियमों का यहाँ पर उल्लंघन होता है। तो ये कैसे होता है देखिए, क्रोमियम जो होता है इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होना चाहिए 4s2 3d4। अंतिम कोश का, संयोजकता कोश का मैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बता रहा हूँ 4s2 3d4, लेकिन ये ऐसा नहीं होता। ये कैसा होता है, ये होता है 4s1 3d5, 4s1 3d5। तो ऐसा क्यों होता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो डी कक्षकों में आनी चाहिए, लेकिन एस कक्षक का एक इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में चला जाता है। तो यहाँ पर ये जो नियम है इसका उल्लंघन हो गया, या ये जो इस नियम है उसके विपरीत व्यवहार करते हैं। उसी प्रकार मैंने कॉपर के में लिखा हुआ है, कॉपर का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होना चाहिए 4s2 3d9, लेकिन यह भी ऐसा ना होकर के 4s1 3d10 हो जाता है। मॉलिब्डेनम में भी ठीक वैसा ही होता है 5s2 4d4, लेकिन ये 5s1 4d5 होता है। उसी प्रकार रुथेनियम में होता है 5s2 4d6, लेकिन ये हो जाता है 5s1 4d7। उसी प्रकार पैलेडियम में होता है 5s2 4d8, लेकिन ये हो जाता है 5s0 4d10।
ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा होने के मुख्य रूप से दो कारण हैं। पहला कारण है कि इलेक्ट्रॉनों का सममित वितरण और दूसरा कारण है इसकी विनिमय ऊर्जा। ठीक है। पहला कारण है इलेक्ट्रॉनों का सममित वितरण और दूसरा है इलेक्ट्रॉन की विनिमय ऊर्जा। तो इलेक्ट्रॉनों के सममित वितरण और विनिमय ऊर्जा ये बताती है कि जो अर्धपूरित या पूर्ण पूरित कक्षक है, अर्धपूरित या पूर्ण पूरित कक्षक है, उनका स्थायित्व अधिक होता है। तो उनका स्थायित्व को कैसे अधिक होगा? तो देखिए, जैसे कि मैंने क्रोमियम का एग्जांपल दिया था 4s2 3d4। यहाँ पर एस कक्षक तो पूरा भरा हुआ है, लेकिन डी कक्षक आप देखिए उसको आधे भरे होने से केवल एक इलेक्ट्रॉन कम है। तो ये जो एस कक्षक का एक इलेक्ट्रॉन है वो डी कक्षक में चला जाता है और एस कक्षक भी आधा भर जाता है और डी कक्षक भी आधा भर जाता है। उसी प्रकार कॉपर के केस में भी होता है 4s2 3d9। यहाँ पर भी डी कक्षक इलेक्ट्रॉनों को पूर्ण रूप से भरने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो एस कक्षक का एक इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में चला जाता है और डी कक्षक पूर्ण पूरित हो जाता है। तो यही कहा गया है कि अर्धपूरित और पूर्ण पूरित कक्षक अपेक्षाकृत अधिक स्थायी होते हैं। तो इसी स्थायित्व को प्राप्त करने के लिए इस प्रकार का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है उसमें अंतर पाया जाता है। समझ में आया आप लोगों को क्या होता है कि जो डी कक्षक हैं उस अर्धपूरित और पूर्णपूरित कक्षकों का स्थायित्व अधिक होने के कारण ही इलेक्ट्रॉनों के इलेक्ट्रॉनिक तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में यह असामान्यता पाई जाती है। समझ में आया? ये जो इलेक्ट्रॉनों का सममित वितरण है, देखिए अगर वहां पर एस कक्षक में एक जो इलेक्ट्रॉन है, यदि वो डी कक्षक में जाएंगे तो वहां पर पांच एक ही चक्रण के इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और यह जो इलेक्ट्रॉन है वह क्या होंगे? वह अपेक्षाकृत अधिक स्थायी होंगे क्योंकि ऊर्जा में बहुत ही कम अंतर है। ऊर्जा में बहुत ही कम अंतर है तो इलेक्ट्रॉन आसानी से आ जा सकते हैं। ठीक है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा लगभग सॉरी यहाँ पर कक्षकों की ऊर्जा लगभग समान है। तो कक्षकों की ऊर्जा समान है तो इलेक्ट्रॉन आसानी से वहां पर आ जा सकते हैं। ठीक है। इलेक्ट्रॉन वहां पर आसानी से आ जा सकते हैं और इसी के कारण ही वह जो स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को प्राप्त कर लेते हैं। दूसरा होता है विनिमय ऊर्जा। तो विनिमय ऊर्जा क्या होती है? विनिमय ऊर्जा के कारण है एक कक्षक से इलेक्ट्रॉन का दूसरी कक्षक में जाना। तो ये जो विनिमय ऊर्जा का मान है बहुत ही कम होता है और बहुत ही कम होता है, इसी के कारण वह इलेक्ट्रॉन आसानी से ट्रांसफर कर जाते हैं, आसानी से जम कर जाते हैं और जम करने के कारण ही वो स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है। तो यह है इसका कारण कि अर्धपूरित और पूर्णपूरित उपकोषों के स्थायित्व के कारण ही अर्धपूरित और पूर्णपूरित उपकोषों के स्थायित्व के कारण ही यह जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में अनियमितता पाई जाती है। ठीक है। समझ में आया? यहाँ तक कि अभी तक जो मैंने पढ़ाया है इसमें किसी को कोई परेशानी है? ठीक है, कोई परेशानी नहीं है। तो चलिए हम आगे आगे बढ़ते हैं। अब आगे ये जो चैप्टर है इस चैप्टर का सबसे लास्ट पॉइंट आता है प्रभावी नाभिकीय आवेश। ठीक है। तो ये जो प्रभावी नाभिकीय आवेश है ये थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ा सा इसको कंप्लीट करने में टाइम लगेगा आप लोगों को समझाने में क्योंकि ये नया टॉपिक है। ये जो प्रभावी नाभिकीय आवेश है ये शायद आप लोगों ने छोटी कक्षाओं में नहीं पढ़ा होगा और इसकी गणना हम कैसे करेंगे ये हम लोग देखेंगे। ठीक है। तो ये जो प्रभावी नाभिकीय आवेश है ये हम लोग कल पढ़ेंगे। ठीक है। आज का सेशन हम लोग यही खत्म कर लेते हैं। ठीक है। तो देखिए अभी तक मैंने आप लोगों को जो भी पढ़ाया है इस चैप्टर के बारे में, इलेक्ट्रॉनों विकिरण की द्वैती प्रकृति से लेकर के यहाँ पर तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में। ठीक है। अगर किसी को कोई परेशानी हो या कोई प्रॉब्लम हो या कोई पॉइंट अगर समझ में ना आया हो तो वो अभी आप यहाँ पर पूछ सकते हैं। ठीक है। या अगर आप लोगों को मैं आप लोगों को यहाँ पर यही सजेशन दूंगा कि यदि आप लोग अपना जो पढ़ाई जो कर रहे होंगे तो उसको आप नोट्स बना करके एक प्रॉपर तरीके से पढ़ाई करिए। ठीक है। तो अगर आप नोट्स बना के प्रॉपर तरीके से पढ़ाई करते हैं तो वहां पर वो आपके दिमाग में लंबे समय तक स्थित रहता है और जब एग्जाम का समय आता है तब उस एग्जाम के समय में वो जो नोट्स होता है उसको आप आसानी से रीडिंग मार सकते हैं। ठीक है। अगर आप बुक से पढ़ते हैं तो बुक से पढ़ने में बहुत समय लगता है। ठीक है। तो आप अगर नोट्स बनाए रहेंगे, अगर आप उसका अध्ययन अगर आप एग्जाम के समय में करेंगे तो आपके लिए कहीं ना कहीं ज्यादातर ज्यादा फायदेमंद होगा।
ठीक है। और एक बात आप लोगों को ये भी बताना चाहूंगा कि ये जो चैप्टर है कल तो ये चैप्टर जो है खत्म हो जाएगा। लास्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे प्रभावी नाभिकीय आवेश, ठीक है। कल ये चैप्टर यहीं पर ही खत्म हो जाएगा और वहां पर खत्म होने के पश्चात हम एक जैसा कि हमने पहले सैटरडे को हमने किया था, जियो मीट में हमने एक लाइव सेशन रखा था, ठीक है। तो वैसा ही एक लाइव सेशन हम लोग कल इवनिंग में हम लोग रखेंगे 4 से 5 के बीच में, ठीक है। ऐसा ही एक जो लाइव सेशन हम लोग जियो मीट में कल रखेंगे 4 से 5 बजे के बीच में, जिसका लिंक मैं आप लोगों का जो व्हाट्सएप ग्रुप है, आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड है ना, तो उसी व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोगों को इसका मैं लिंक भेज दूंगा। उसी लिंक से आप उसमें कनेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। यदि आप उस व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड नहीं है तो इसी ऐप में, यही वाला जो ऐप है बंसल कॉलेज जो ऐप है, इसी बंसल कॉलेज ऐप में आप अनाउंसमेंट में आप जाएंगे तो अनाउंसमेंट में वहां ने सर ने एक लिंक शेयर किया हुआ था व्हाट्सएप ग्रुप का, एक जो लिंक था उस लिंक को आप क्लिक करते ही आप उस व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो उस व्हाट्सएप ग्रुप में या फिर इसका ये जो अनाउंसमेंट है वहां पर भी मैं एक लिंक डाल दूंगा, तो वहां से आप उस जियो मीट ऐप में आप कनेक्ट हो जाएंगे और वहां पर आप में कोई भी यदि कोई दिक्कत होगी, यदि चैप्टर को समझने में कोई दिक्कत होगा या फिर अगर कोई टेक्निकल भी इशू होगी तो आप वहां पर शेयर कर सकते हैं। वहां पर आपको सारी जो समस्याएं हैं या फिर जो भी आपको प्रॉब्लम है वो मैं आपका सॉल्व करूंगा, ठीक है। तो ये सेशन हम लोग यहीं पर खत्म करते हैं। कोई प्रॉब्लम होगा तो आप अभी पूछ सकते हैं भाई। ठीक है, तो ये सेशन मैं यहीं पर खत्म करता हूँ। तो उम्मीद है आप लोग घर में अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, ये जो चैप्टर है आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। जैसा कि ये सभी जान रहे हैं कि अभी क्या है, कोरोना का समय है, तो कोरोना के समय में अब मैं आपको यही कहूंगा, जैसा कि आपका जो जिला है जांजगीर चांपा जिला है, वहां पर बहुत ही ज्यादा संक्रमण बढ़ गया है। तो मेरा सुझाव यही है कि आप सभी अपने घर में रहिए, घर में रह करके पढ़ाई करते रहिए। जब बहुत ही जरूरी हो तभी आप घर से बाहर निकलिए। घर से बाहर निकलते समय चेहरे पर मास्क का उपयोग जरूर करें। लोगों से लगभग 1 मीटर की दूरी आप बनाए रखें, ठीक है। ओके, थैंक यू, गुड लक।